हेलो एवरीवन। स्वागत है आपके अपने द रेड फैड यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है गोविंद कुमार और आज की इस वीडियो में हमें इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर जो रेनबो बुक की पहली चैप्टर है तो उसका इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर इसके लेखक है आपके मोहनदास करमचंद गांधी। सो ये हमारा सेकंड वीडियो है। प्रीवियस वीडियो में हमने महात्मा गांधी के बारे में समझा था कि ऑथर उनकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स क्या है और उसके आगे हमने ये चीज़ ऑलमोस्ट दो पैराग्राफ को डिस्कस किए थे। तो आज की इस वीडियो में हम उसके आगे की पार्ट्स को समझेंगे कि गांधी जी ये भारतीय सभ्यता के किन किन चीज़ों पर जोर देने के लिए बोलते हैं और वो कहते हैं कि हमारे देश की सभ्यता बाकी देशों की सभ्यता से अभी भी अडिग बनी हुई है और इसका जो अस्तित्व है ये अभी भी बरकरार है। तो बिना समय के बाद स्टार्ट करते हैं। तो आज तीसरा पैसेज हमें पढ़ना है। तो तीसरा पैसेज में कहा गया है कि civilization है is that mode of conduct which points out to man the path of duty। मतलब है इंसान को ना उसके क्या कर्म करना चाहिए, सही रास्ता को दिखाने का काम जो है इस सभ्यता करता है, सिविलाइजेशन करता है। तो सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट which points out to man the path of duty। A performance of duty and observance of morality are convertible terms। मतलब उन्हें कैसे कर्म करना चाहिए और नैतिक शिक्षा क्या है, मोरालिटी क्या है, एक दूसरे पे कैसे निर्भर है, कैसे एक दूसरे पे चेंज हो सकते हैं। तो इस चीज को उन्होंने बताया। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर माइंड्स एंड ओवर पैशंस। बोल रहे हैं कि अगर हम नैतिक शिक्षा पे अगर ध्यान दिया जाए, अगर इस पे अगर हमें ऑब्जर्वेंस किया जाए तो हम अपने शरीर के सभी इंद्रियों, मन, इन सब चीज को जीत लेंगे। तो मस्ट our minds and our passions। So, doing we know ourselves, the Gujarat equivalent for civilization means good conduct। तो कह रहे कि गुजरात में भी लोगों को ये जो सभ्यता है अभी भी एक अच्छे फॉर्म से दिया जा रहा है। सो अब इसमें वर्ड मीनिंग में सबसे सबसे पहला चीज है मोड ऑफ कंडक्ट। इसका मतलब होता क्या है कि अ मैनर और वे ऑफ डूइंग, एक्टिंग और रजिस्टिंग। मतलब किसी भी काम को करने का जो तरीका होता है यही आपका मोड ऑफ कंडक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है मोरालिटी। मोरालिटी मतलब स्टैंडर्ड ऑफ सोसाइटी यूज्ड टू डिसाइड व्हाट इज राइट और रॉन्ग बिहेवियर। जो नैतिक शिक्षा है कि जो हमें सोसाइटी से सीखने को मिलता है कि क्या चीज सही है और क्या चीज गलत है। अगला है कन्वर्टिबल, दैट कैन बी कन्वर्टेड, एक्सचेंजेबल। यही आपका कन्वर्टर जो बदला जा सके। नेक्स्ट इक्वल की बात करें, इक्वलिंग वैल्यू अमाउंट फ्रॉम सम मेनी। तो यह इक्वल जो सबके समान हो वो है इक्विवेलेंट। तो आई होप आपको ये पैसेज क्लियर होगा। तो अगर आपको एक्सप्लेनेशंस की बात करें कि कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि गांधी जी ने सिविलाइजेशन को ही क्यों बताया कि ये इंसानों को उसके कर्मों को सही रास्ता दिखाने का काम करता है। तो आप इस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि सिविलाइजेशन इज द गाइड दैट टेल्स पीपल व्हाट दे आर सपोज्ड टू डू। Gandhi called performing one's duty and upholding one morals to be the same thing। This is because one needs to have full control over their mind and desire in order to act with the morality। और एक नैतिक शिक्षा को ही हमें सही से समझ के सिद्धांत करके अपने डे टू डे लाइफ में ही हम अपने मन, इंद्रिय और अपने पैशंस को फॉलो कर सकते हैं। So, in order to attain it, one becomes fully aware of oneself। This has been compared to the गुजराती मीनिंग फॉर सिविलाइजेशन व्हिच इज गुड कंडक्ट। ये कंपेयर कर रहे हैं गुजराती लोगों की सभ्यता से लेकिन सबसे अच्छी गुड ऑफ कंडक्ट है। So this is all about the third passage। Let us talk about the fourth passage। fourth passage में क्या कहा है? So if these definitions to be correct, then India, as so many writers have shown, has nothing to learn from anybody else, and this is as it should be। मतलब कि अगर ये बात सही है तो बहुत सारे लोगों को ना भारतीय लोगों की लेखक जो है उनसे समझने की बात है। So he says that if civilization equals good conduct, then as already said by many other writers, India does not require change and even above that, it does not need to learn from the rest of the world। मतलब वे भारतीय फॉरेनर राइटर्स की बुक ये सब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। भारत में इतना पहले से अगर ज्ञान अवेलेबल है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिफ्थ पैसेज में क्या कह रहा है, वी नोटिस दैट द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, मतलब है वो कह रहे हैं गांधी जी कि इस बात को वो मानते हैं कि माइंड जो है, जो इंसान का मन है, एक ऐसी चिड़िया है जो हमेशा उड़ती रहती है, कभी भी आराम नहीं करती। तो माइंड जो है रेस्टलेस बर्ड, क्योंकि अगर हम बात करें, हम सोए हुए भी रहेंगे तो हमारा जो मन है ड्रीमिंग करेगा, कुछ ना कुछ थॉट्स आएंगे, कुछ ना सोचते रहेंगे। लेकिन अगर जिस दिन सोचना बंद कर दिए तो उस केस में मेडिकल डेथ कहा जाता है, क्योंकि जब इंसान के नर्व्स काम ना करें, दिमाग ना कुछ सोचे, ना कोई एक्शन बॉडी पे है, अगर हाथ काट भी जाए तो दर्द महसूस हो, लाइक दिस। तो वैसे ही कह रहे हैं कि जो इंसान का जो मनुष्य है, का जो मन है, ये आपका रेसलेस बर्ड है, दैट मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, मतलब जितना ज्यादा मिलेगा उतना ही ज्यादा मिलेगा। मतलब इसके इंसान का जो मन है ये पूरी तरह से असंतुष्ट है, कभी भी इसको संतुष्टि मिलता नहीं है, हमेशा अनसेटिस्फाइड रहता है, एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन द मोर अनब्रिडल दे बिकम, मतलब हम जितना ज्यादा अपने पैशन में इंडल्ज रहेंगे उतना ही ज्यादा अच्छा रहेगा। So our ancestor therefore set a limit to our indulgence. तो हमारे एंसेस्टर ने कहा कि किसी भी काम में कितना इंडल्ज होना चाहिए, इसकी भी लिमिट होनी चाहिए, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। सो दे सो दैट हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन। वो कह रहे हैं कि ये सब चीज ही है जो लोगों की मेंटल हैप्पीनेस से डिस्टर्ब करा। अगर लोग ज्यादा एक ही काम में व्यस्त हो रहे हैं पैसा कमाने के चक्कर में, जहाँ पे अपने शरीर का भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये इनकी मेंटल कंडीशन को डिस्टर्ब कर रही है। Let's talk about the word meaning of this fifth paragraph passage. नेक्स्ट अलाउ, इंडल्ज मतलब है होता है कि किसी चीजों में व्यस्त रहना। तो अलाउ समवन टू एंजॉय समथिंग डिजायर, जिसको जो इच्छा रहे उस चीज में वो व्यस्त रहे, इसी का मतलब होता है इंडल्ज। अगला है अनब्रिडल, मतलब अनरेस्ट्रेन या अनकंट्रोल, जो चीज कंट्रोलेबल नहीं है उसको हम कहते हैं अनब्रिडल। नेक्स्ट है, अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें, क्योंकि इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस बनते हैं बोर्ड एग्जाम में, तो एक्सप्लेनेशन ये है कि ही कंपेयर, ये मतलब गांधी जी, तो महात्मा गांधी कंपेयर द ह्यूमन माइंड टू अ रेस्टलेस बर्ड, क्योंकि ये बहुत ही मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैसेज है। ये इससे बड़ा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधी जी ने ये बात क्यों कहा कि जो माइंड, ह्यूमन माइंड ये रेस्टलेस बर्ड है, इसको जितना ज्यादा मिले उतना कम है, क्योंकि बिकॉज it never gets satisfied, no matter how much it gets. The more one allows oneself to dive into luxury, the more one craves for it, which is why our ancestors suggested everything in modernizations and control. मतलब ये लोग आज के कारण जितनी मॉडर्नाइजेशन बढ़ रही है, आधुनिकीकरण बढ़ रही है, उसमें जितनी विलासता, जितनी लग्जरियस चीज है उनको मिल रही है, वो इंसान उतना कर्म ही नहीं करना चाहता, उतना ही ज्यादा आलसी होते जा रहे हैं डे बाय डे। इसलिए गांधी जी ने कहा है कि इसकी लिमिट होनी चाहिए। दिस बिकॉज हैप्पीनेस इज सीन एज मेंटल कंडीशन दैट कैन नेवर बी अटेन्ड बाय अनकंट्रोलेबली फुलफिलिंग वन डिजायर। और यही चीज है लोगों की जो खुशी दिन पे दिन छिनती चली जा रही है। नेक्स्ट पैराग्राफ, सिक्स पैराग्राफ की बात करें हम, तो a man is not necessarily happy because he is rich, मतलब है गांधी जी कह रहे हैं कि आज की डेट में कोई भी खुश नहीं है, ना अमीर खुश है और ना ही गरीब खुश है। क्योंकि अमीर इसलिए खुश नहीं है क्योंकि उसके पास धन बहुत है, संपत्ति बहुत है, दौलत बहुत है, लेकिन अपना कहने वाला कोई नहीं है, और उसके पास अगर अपना कहने वाले भी है तो उतना उसके पास टाइम नहीं है। गरीब इसलिए दुखी है कि उसके पास अपना कहने वाला भी है, बहुत सारे लोग भी है, लेकिन उसके पास धन संपत्ति ही नहीं है। तो आज की डेट में कोई भी पर्सन खुश नहीं है, हर कोई का लाइफ जो है ये दुखों से भरा हुआ है। तो ये कह रहे हैं कि मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच और अनहैप्पी बिकॉज ही इज पुअर। द रिच आर ऑफ्टन सीन टू बी अनहैप्पी, मतलब अमीर लोगों को अक्सर देखा जाता है कि वो ना खुश रहते हैं। द पुअर टू बी हैप्पी, अब ज्यादातर अमीर खुश रहते हैं। तो मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन पुअर, बहुत सारे लोग हैं हमेशा गरीब ही रह जाते हैं। ऑब्जर्विंग ऑल दिस, our ancestors dissuaded us from luxuries and pleasure,
यही चीज को देखते हुए जो भारतीय पूर्वज है वो इन सब चीज बातों की पूरी तरह से मना करते हैं कि हमें ज्यादा लग्जरी चीज और इन चीजों पे मतलब विलासता वाली चीजों पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए अपने बाकी कामों को करने के लिए। We have managed with the same kind of plough as existed thousands of years ago. कह रहे हैं कि आज से हजार साल पहले लोगों को खेत जोतना था तो लोग हल का यूज किया करते थे, ठीक है। So we have retained the same kind of cottages that we had in former times, and our indigenous education remains the same as before. मतलब है बहुत सारे चीज है प्राचीन समय में जो शिक्षा थी ये बहुत ही अच्छी थी। So we have no system of live coding competitions. तो हम लोग को बाकी लाइव कंपटीशन नहीं था क्योंकि आज के डेट में हर चीजों में कंपटीशंस बढ़ गया है तो उस समय नहीं था। So each followed his own occupations or trade and charged to a regular wage. हर कोई अपने मन से काम किया करता था, जो जिसको जैसा पैसा पसंद आता था वैसे काम करके हर कोई खुश रहा करता था। लेकिन It was not that we did not know how to invent machinery. उस समय लोगों को ये भी नहीं पता था कि मशीन को कैसे इन्वेंट किया जाए। But our forefathers knew that if we set our hearts after such things, तो लोगों को ये चीज पता था कि हमें ये मशीनों पे निर्भर होने की जरूरत नहीं है। अगर हम उन सब चीजों पे ज्यादा अपना आस लगा बैठे रहेंगे तो मनुष्य जो है डे बाय डे लेजी होता जाएगा। वी वुड बिकम स्लेव्स, मतलब हम लोग उन सभी मशीनों के गुलाम हो जाएंगे। स्लेव्स मतलब गुलाम। एंड लूज आवर मोरल फाइबर, जो कि हम अपनी नैतिक शिक्षा जो अनसेस्टरों के द्वारा सिखाया गया है उन सब चीज को भूलते चलेंगे। They therefore, after due deliberation, decided that we should only do what we could with our hands and feet. तो उनसे ये चीज पता है कि कोई भी काम डेलिब्रेट करना है तो अपने शरीर के अंगों का इस्तेमाल करना है जिससे कि उनका शरीर भी तंदुरुस्त रहे और उनका काम भी हो जाए। तो they show that our real happiness and health consisted in the proper use of our hands and feet. गांधी जी कहते हैं कि ancestral लोग ये बात बताते हैं कि अगर हम अपने अंगों का शरीर का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे लिए सबसे अच्छी खुशी की भी बात है और बाकी संसाधनों में भी का हम मिनिमम यूज कर पाएंगे, मतलब रिसोर्स का भी लिमिटेड यूज कर पाएंगे। तो इन चीज के बारे में गांधी जी ने बताया था कि आज के लोग जो ज्यादातर अपने लग्जरी और प्लेजर लाइफ को जीने के लिए मशीनों पर डिपेंडेंट है और डे बाय डे लेजी होते जा रहे हैं। लेकिन पहले के लोग ऐसा नहीं थे। लोग जो काम किया करते थे शरीरों से तो उनकी हेल्थ कंडीशंस भी अच्छा हुआ करती थी और दूसरा चीज की वो ज्यादातर बीमारियों से भी दूर रहा करते थे। तो वर्ड मीनिंग और इसके एक्सप्लेनेशंस को हम समझते हैं आगे। वर्ड मीनिंग की बात करें तो अच्छा वर्ड मीनिंग है डिसुएडेड। डिसुएडेड मतलब होता है एडवाइस अगेंस्ट, किसी के विरुद्ध में एडवाइस देना या परसुएडेड अगेंस्ट, ये चीज होता है डिसुएडेड का मतलब। अगला है प्लॉट, अ फार्मर टूल दैट ब्रेक अर्थ एंड सॉइल। मतलब एक तरह से हल्की ही चीज है कि फार्म का टूल होता है जो कि मिट्टी को काटने ये सब चीज का काम करता है। हल भी यही काम करता है तो ये हल को बोला जा रहा है प्लॉट। नेक्स्ट है फॉर्मर टाइम्स, प्रीसीडिंग इन टाइम या प्रायर टू अर्लियर, जो शुरुआत के समय के जो लोग हुआ करते थे उसी को फॉर्मर टाइम्स कहा जा रहा है, एंशिएंट टाइम्स के लोगों को। इंडिजीनियस मतलब नेटिव या होम ग्रोन, जो मतलब है घर के आसपास लोग मतलब जुड़े रहते थे या जो आस पड़ोस पास है उसी को इंडिजीनियस कहा जा रहा है। नेक्स्ट है लाइफ कोरोडिंग, मतलब डिस्ट्रॉइंग लाइफ ग्रेजुअली, अपने जीवन को जो पूरी तरह से बर्बाद करने को ही कहा जाता है लाइफ कोरोडिंग। नेक्स्ट हम बात करें मोरल फाइबर, और मोरल फाइबर मतलब क्या है कैरेक्टर या चरित्र। नेक्स्ट डेलिब्रेशन की बात करें तो रिफ्लेक्शन या कंसिडरेशन एंड डिस्कशन, मतलब किस प्रकार से प्रतीत हो रहा है या किस प्रकार से हम उसे व्यक्त कर पा रहे हैं और किस चीजों को हम कंसिडर मान रहे हैं और बता पा रहे हैं। नेक्स्ट है इस पूरे पैराग्राफ के एक्सप्रेशन की बात करें, इट इज नॉट always ट्रू दैट हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम बीइंग रिच। ये बात नहीं है कि जो असली खुशी है अमीर बनने में खुशी है, कि आपके पास बहुत धन दौलत अरबों खरबों रुपए आ गया इसका मतलब है कि आप खुश हैं। और नॉट सैडनेस कम फ्रॉम बीइंग पुअर, और
दुखी गरीब होने पे नहीं होता, बिकॉज however it is the opposite, मतलब ये ठीक इसके विपरीत है। even though most of the populations continue to live in a poverty, बहुत सारे लोग जो है गरीबी में जी लेते लेकिन फिर भी वो खुश रहते। दिस इज द रीजन व्हाई आवर forefather stop us from involving ourselves in too much luxury, जिसके कारण जो पूर्वज है ये बताते हैं कि लग्जरियस चीज विलासित चीजों पे ज्यादा इंडल्ज होने की जरूरत नहीं है। This is how the ancient farming styles like clothing, the type of cottages and education system have stayed intact for thousands of years. यही रीजन है जो कि पुराने के समय में ये लोग खेती किया करते थे, बाकी काम अपने शरीर को ही यूज करके किया करते थे, इन्हें ज्यादा मशीनरी चीजों पर डिपेंडेंट होने की कोई जरूरत नहीं थी। Furthermore, this has helped in avoiding the culture of cutthroat competition because मतलब ये सभ्यता का ना एक तरह से गला घोटने की तरह ही है कि अगर हम ज्यादा इन चीजों पे विलास डिपेंड हो रहे बिकॉज एवरीवन फॉलो देयर own business and concern themselves with their own income, हर कोई अपने बिजनेस को फॉलो करता है, अपने इनकम पे ही ध्यान देता है। Our ancestors were aware of the fact that modernization of technology would only make us slaves while comprising our moral values, मतलब ये ancestor ये कहते हैं कि अगर हमें टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट रहेंगे तो अपने मोरल वैल्यूज पे कैसा समय आएगा, नैतिक शिक्षा पे डे बाय डे लोग खोते चले जाएंगे। अदरवाइज इवन दे हैड द नॉलेज एंड मींस टू डेवलप मशीनरी, चाहे उनके पास कितना भी तकनीकी बनाने मशीन बनाने का नॉलेज क्यों नहीं आ जाए, they always insisted on using our hands and feet to accomplish everything instead of depending upon machinery and technology। वो कहते हैं कि हर कोई को यही सलाह देते हैं कि हर कोई को अपना काम करना चाहिए खुद अपने हाथ पैर को चलाकर, जहाँ तक मशीनरी चीजों पर डिपेंडेंट न होकर। And it's because they were this far sighted that they could see that real well-being of our body and minds can only be attained if we make use of our arms and feet, मतलब असली खुशी और संतुष्टि यही मिलेगा जहाँ पे लोग अपने हाथ पैर को चलाकर काम कर सकें। नेक्स्ट पैराग्राफ 7 पैराग्राफ पढ़ते हैं। गांधी जी आगे चल के ये बात बोलते हैं कि the further reason that the further reason that large cities were a snare and useless encumbrance and that people would not be happy in them। वो शहरीकरण के बारे में कंपेयर कर रहे हैं कि शहर के लोग और गांव के लोग किस प्रकार से खुश हैं। So therefore the reason that large cities were a snare and useless encumbrance that people would not be happy in them, मतलब बहुत भीड़ भाड़ है, बहुत ज्यादा वहाँ पे करप्शन देखने को मिल रहा है और जहाँ पे बेकार की चीजों के में ही लोग इंडल्ज होकर चल जा रहे हैं। That there would be a gangs of thieves and robbers, prostitutions and vice flourishing in them, and that poor man would be robbed by a rich man। वो क्या है कि शहर का जो जीवन है वहाँ पे ना गैंग्स ऑफ थीव्स मतलब लुटेरे डाकुओं का है, एंड रॉबर्स प्रोस्टिट्यूशंस एंड वॉइस फ्लोरिशिंग इन देम, मतलब वहाँ पे चोरी है डकैती है और यहाँ पे वैश्यावृत्ति है, एंड वॉइस फ्लोरिशिंग इन देम एंड दैट पुअर मैन वुड बी रॉब्ड बाय रिच मैन, जहाँ पे गरीब आदमी को अमीर आदमी के द्वारा शोषण करके वो लोग अमीर होते जा रहे हैं। They were therefore satisfied with the small village। वो कह रहे हैं कि पुराने के जमाने में जो पूर्वज थे वो लोग गांव में ही रहकर अपनी खुशी जीना चाहते थे, उसी को व्यक्त करना चाहते थे। अब हम इसकी वर्ड मीनिंग की बात करते हैं। पहला चीज है आपका रीजन की बात करें तो रीजन का मतलब क्या है, तो बेस्ड ऑन लॉजिक और गुड सेंस, जो सही लॉजिक और गुड सेंस है उसका मतलब रीजन। स्नेयर मतलब ट्रैप फंसाना, इनकम्बरेंस मतलब बोझ बर्डन, और प्रोस्टिट्यूशन मतलब द प्रैक्टिस और ऑक्यूपेशन ऑफ एंगेजिंग इन सेक्सुअल एक्टिविटी विद समवन फॉर पेमेंट, मतलब ऐसा व्यक्ति को बताया जा रहा है। वाइस इविल विकनेस को वाइस इविल कहा जाता है, यहाँ पे पूरे एक तरह से शैतानी लोग जो यहाँ पर रहते हैं जहाँ पे जिनको मोरल वैल्यू से कोई मतलब नहीं है, सभ्यता से कोई मतलब नहीं है, लोग अपने मन माना ढंग से जी रहे हैं। तो फ्लोरिशिंग का हम लास्ट देखते हैं, थ्राइविंग ग्रोइंग इन अ हेल्दी मैनर, मतलब है
प्रकार से है लोग गांव में रहकर एक अच्छी हेल्दी मैनर से जी पा रहे हैं। अब इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें सेवन पैसेज की। Our forefather knew that big cities with the westernizations are a trap and would burden the people unnecessarily। मतलब है जो पूर्वज लोग हैं इस बात को मानते थे कि जो बड़े बड़े शहर है ये पूरा सभ्यता इनकी भारतीय सभ्यता रही नहीं है, लोग वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं और वहाँ पे लोग फंसे हुए हैं। ट्रैप वुड बी बर्डन द पीपल अननेसेसरी। तो फालतू में 100 प्रकार के बोझ लेकर जिंदगी जी गए। People would be so involved in a worldly pleasure that they would forget what real happiness is। वहाँ के लोग असली में अपने प्लेजर्स, अपने लग्जरी विलासता जीवन जीने के लिए वो लोग असली में भूल चुके हैं कि उनकी सभ्यता क्या है, उनके सही जीने का तरीका क्या होना चाहिए। बिग सिटीज आर फिल्ड विद गैंग्स। गैंग्स किसका किसका? थीव्स का है, रॉबर्स का। बड़े बड़े शहर है, गैंग्स थीव्स एंड रॉबर्स से भरे हुए हैं। एंड प्रैक्टिस ऑफ engaging sexual activity with someone for payment is very common in large cities। मतलब है लोगों वैसे अवधि के कारण लोग हैं अपने वहाँ पे सबसे ज्यादा लोग हैं इंडल्ज हो रहे हैं। सो एंड इट इज एन एक्सेप्टेबल ट्रेंड फॉर रिच टू स्टील फ्रॉम द हियर। ये मानना ही पड़ेगा कि गरीबों को लोग लूट कर शहर में अमीर बनते जा रहे हैं। ऑल द इविल एंड वीकनेस मेड आवर ancestor more satisfied with the small village in India। इस बात को पूरा लोग भली भांति जानते थे, इसलिए ज्यादातर लोग इस शहर के शोर शराबा प्रदूषण और हर चीजों से दूर रहकर लोग गांव में, क्योंकि शहर की बात करें तो शहर में मशीनरी हवा है, वहां पे अगर मशीन चलेगा तभी लोगों को हवा मिलेगी, लेकिन गांव में नेचुरल एयर है जिससे शीतल हवा मिलेगी, एकदम ठंडी हवा। इनमें ज्यादा कोई बीमारी होने की भी खतरा नहीं, क्योंकि लोग शहर में ज्यादा एसी में रहकर लोगों को बहुत सारी बीमारी हो रही है, जहाँ पे लोग गांव में खुले वातावरण में रह के उन्हें बहुत साल तक उनकी आयु भी जी रही है। तो नेक्स्ट ये था 7 पैराग्राफ। नेक्स्ट हम 8 पैराग्राफ को देखते हैं पैसेज को। They saw that the kings and their swords were inferior to the sword of ethics। कह रहे हैं कि राजा और उसकी तलवार जो है ये जिस प्रकार से राजतंत्र में राजा और उसकी तलवार है, राजा तलवार उठाता है जनता की रक्षा के लिए, अपनी सभ्यता को बचाए रखने के लिए। एंड दे therefore held the sovereignty of the earth to be inferior to the rishis and the fakir। और वो लोग ऋषि फकीर को घटिया मानते हैं। एंड a nations with the constitution like this is a fitter to teach others than to learn from other। हमारा देश ऐसा है जो पूरे देशों का विश्व गुरु बन चुका है, बाकी लोगों को सिखाता है। दिस नेशंस हैड कोड। हमारे देश के पास न्यायपालिका है, लॉयर्स है, वकालत है, डॉक्टर्स है, बट दे वर ऑल विद इन बाउंड, लेकिन वो लोग लिमिटेड एरिया में। एवरीबॉडी न्यू दैट these professions were not particularly superior। हर कोई जानता है कि ये प्रोफेशन, ये जो पेशा है बहुत अच्छा नहीं। moreover these वकील्स and वैद्य did not rob people। ये जो वकील हैं, ये जो वकालत कर रहे हैं, ये जो वैद्य हैं, ये लोग किसी को लूट नहीं रहे हैं। they were considered people dependents। मतलब ये नॉट देयर मास्टर्स, ये लोगों पे निर्भर है ना कि उनके मास्टर पे। जस्टिस वर टॉलरेबल फेयर। और ये न्याय लगभग सही है। द ऑर्डिनरी रूल वाज टू अवॉइड कोर्ट्स। देयर वर नॉट टॉट्स टू लर्न पीपल इनटू देम। और एक कारण वर्ष है कि लोगों की इसमें ज्यादा इंडल्ज होने की जरूरत नहीं है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दिस इवेंट टू वाज नोटिसेबल ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल। ज्यादातर ये जो करप्शन या जो डेथ देखने को मिल रहे हैं ये शहरी क्षेत्र में ये होते हैं। द कॉमन पीपल लिव इंडिपेंडेंटली। आम आदमी एकदम आजादी की जिंदगी जीता है। एंड फॉलो देयर एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन। लोग अपनी कृषि को फॉलो करते हैं। दे एंजॉय ट्रू होम रूल। वो लोग असली में अपनी मातृभूमि की जो धरती है वहीं पर अपनी खुशी खुशी जीवन जीते हैं। अब हम कुछ वर्ड्स का मतलब समझते हैं इनमें क्या है। पहला चीज है कि एथिक्स मतलब होता है मोरल प्रिंसिपल दैट गवर्न अ पर्सन बिहेवियर और कंडक्टिंग ऑफ एन एक्टिविटी, यही है एथिक्स। नेक्स्ट है जो नैतिक आचरण है, यही एथिक्स है। नेक्स्ट है सोवरेन की बात करें, अ पर्सन हु हैज सुप्रीम पावर अथॉरिटी, मतलब जो खुद पे निर्भर हो, जिसके पास बहुत ज्यादा
अथाह पावन हो, वही सोवरेन। नेक्स्ट है इंफीरियर, लोअर इन रैंक्स, स्टेटस और इक्वालिटी, जो सबसे घटिया है उस पे इंफीरियर। तो अक्सर सिनोनिम्स एंटोनिम्स में भी पूछा जाता है इस सुपीरियर के एंटोनिम्स क्या है, तो इंफीरियर होगा ऋषि। तो हिंदू संत को यहाँ ऋषि कहते हैं, फकीर मतलब हिंदू बलिर मैन, मतलब है जो वो भी में संत नहीं होते हैं लेकिन वो लोगों से भिक्षा मांग के जो जीवन व्यापन करते हैं। तो सुपीरियर की बात करें, हाई ईयर इन रैंक, स्टेटस और क्वालिटी, जो अच्छे हैं इनको सुपीरियर कहा जाता है, जो जिनकी प्राथमिकता सबसे ज्यादा है। टॉलरेबिलिटी की बात करें तो मॉडरेटली गुड और एग्रीएबल, जहाँ पे बर्दाश्त करने लायक वो टॉलरेबली है। टाउट्स मतलब पर्सन एम्प्लॉयड इन सॉलिसिटिंग कस्टमर, मतलब जहाँ पे लोग हैं अपने कस्टमर को रखते हैं लोगों को छपरी छुपरी बातों में फंसाने के लिए। नेक्स्ट है ल्योर मतलब इंटाइस या टेम्प्ट, जहाँ पे लोग टेंशन पूर्वक जिंदगी है उसका मतलब है ल्योर। मोरल मतलब पॉलिटिकल अरेंजमेंट इन बीच अ पार्ट ऑफ कंट्री गवर्न इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, जहाँ पे लोग अपने ही जमीन पर रह के इंडिपेंडेंटली रूप से शासन करते हुए ही आपका होम रूल। और इस पैराग्राफ के एक्सप्लेनेशंस की बात करें तो our ancestors were wise to know that morals and values possess the greatest power, मतलब हमारे पूर्वज लोग को कहते हैं कि जो मोरल वैल्यू जिसके पास हो जाता है more so than the king sword, which is why they favor संत above the crown rulers। तो कह रहे हैं कि the sun says similarly that planets and world of work of the net. And they believe that instead of following the modernization trend from outside country, वो इस बात में विश्वास करते हैं कि जो आधुनिकरण है ये आपके अलग देशों से आ रहा है। इंडिया could rather teach the rest of the world, पहले के एक समय में भारत जो था विश्व गुरु था, लेकिन आज के में मॉडर्नाइजेशन होने के कारण ये चीज भी हट रहा है। इंडिया इज fitter than other nations because it's self-sufficient in terms of code, lawyers and doctor, and that all professions are regarded highly and equally। भारत के पास डॉक्टर इंजीनियर हर चीज है, वकील भी है। Unlike other nations in India, lawyers and doctors do not before people, so steal from them। बाकी देशों की तरह इस देश में भी जो वकील है और ये जो डॉक्टर्स होते हैं ये किसी को लूटते नहीं है। दे आर हाईली रिलायबल एंड डू नॉट एक्ट सुपीरियर, लोग सुपीरियर की तरह भी नहीं करते। Here we value fair play and focus on solving matter outside court instead of having cricket trickster them into court। मतलब जो कोर्ट में लोग झूठा झूठा गवाही पेश करके किस प्रकार से षड्यंत्र रच के गलत चीजों को भी सही प्रूफ कर देते हैं। Even if they were only in practice, they only happen in and around the capital city। ये सब चीजें ज्यादातर शहरी क्षेत्र में ही देखने को मिलता है। Apart from that, the rest of the population live fairly while undertaking agricultural activities and enjoying being, जहाँ पे आम जनता जो है एक कृषि करके ही खुश है। तो इस पैराग्राफ में जो गांधी जी हैं इन्होंने शहर में हो रहे क्या पाप और कौन सी चीज है जो शहर में भी बिना प्रॉफिट के कर रहे हैं आम जनता के लिए, लेकिन अगर हम गांव में बात करें तो ये सब चीज देखने को बहुत ही कम मिलता है कि लॉयर्स डॉक्टर या कोई क्राइम कर रहा है। नेक्स्ट पैसेज की बात करें तो the Indian civilization as described by me has been so described by its votaries in number of part of world, and under no civilization have all men attained perfections। The tendency of Indian civilization is to elevate the moral being, that of the Western civilization is to propagate immorality। It means मतलब गांधी जी के अगर सेंस में कहा जाए कि भारतीय सभ्यता क्या है, तो कहते हैं कि ये इनकी पुरानी रूट को, जड़ को, इसकी जो आस्था है, इनकी जो डेडिकेशन है उस चीज को दर्शाता है। इन नो पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड अदर नो सिविलाइजेशन, दुनिया में ऐसा कोई भी देश नहीं है जिसकी सभ्यता अभी भी बरकरार है। जैसे कि आपको प्रीवियस में बताया कि तीन प्रकार के सिविलाइजेशन है। एक है आपका इंडस
वैली सिविलाइजेशन, जिसको हम हड़प्पा सिविलाइजेशन में कहते हैं। एक है आपका मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन, और तीसरा है आपका इंडस, बाद मेसोपोटामिया हो गया, तीसरा है आपका ग्रीस सिविलाइजेशन। ये तीन सिविलाइजेशन है जो कि बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। इंडस सभी सभ्यता खाते हैं, इंडस भी हो गया, लेकिन इस इंडस वैली के बहुत सारे सब होते हैं आज के डेट में भी पॉपुलर है। The latter is godless. The tendency of Indian civilizations to elevate the moral being. तो मतलब भारत जो सभ्यता है ये इस चीज को मतलब दर्शाता है कि मोरल बीइंग को काम कर सके। एक मिनट, नेक्स्ट है। लेकिन अगर हम बात करें वेस्टर्न सिविलाइजेशन इज टू प्रोपेगेट इमोरलिटी, वेस्टर्न सिविलाइजेशन है यह सभ्यता को उजागर करने का काम कर रहा है। So the latter is godless, the former is based on belief in God. So वो कह रहे हैं कि लोग लोगों के ऊपर भगवान से विश्वास हो गया है, और ये और कुछ लोग हैं अभी भी पुराने लोग हैं ये भगवान पे कर्मों पे विश्वास है। So understanding and so believing it behoves every lover of India to cling to the old Indian civilization, whereas the child clings to the other breast. तो जिस प्रकार से भारत लोग भूल गए हैं अपनी सिविलाइजेशन को, तो बाकी देशों के लोग जो सिविलाइजेशन सभ्यता को भूल गए, भारत जो है अभी भी बरकरार है कि इसको बरकरार रखा और बाकी लोगों को सिखा, जैसे बच्चा एक छोटी माँ से दूध पीता है, इन द सेम। तो हम कुछ वर्ड मीनिंग को डिस्कस करते हैं इस पैसेज के। वोटरीज मतलब होता है डिवोटीज, जो मतलब है पुजारी है या जो आस्था है, तो उनके बारे में। पहला अटेन की बात करें तो सक्सेस इन अचीविंग समवन वन हैज वर्क फॉर, जो लोग किसी चीज में काम करके महारत हासिल किए हुए अटेन। टेंडेंसी की बात करें तो प्रोनेस टू पार्टनर काइंड ऑफ थॉट और एक्शंस की, और उसकी और बढ़ना या अप्रोच करना को टेंडेंसी बताया है। एलिवेट मतलब उसको रेज या एक्सल्ट करना, मतलब बढ़ाने का काम। नेक्स्ट है प्रोपेगेट मतलब स्प्रेड आइडियाज बिलीफ एक्सेट्रा मोर वाइडली, मतलब उसको उस आइडिया को उस विचारधारा को बाकी जगह तक उजागर करने को बताया जा रहा है। इमोरलिटी की बात करें तो इविल सिंफुल और रॉन्ग बिहेवियर, यही आपकी असभ्यता को दर्शा रहा है। फिर रिलेटेड वर्ड में डिनोटिंग द सेकंड और सेकंड मेंशन ऑफ टू पीपल ऑफ थिंग, जो कि दूसरे लोगों को आने वाली पीढ़ियों को बताया जा रहा है, तो उसको हम लेटर कहते हैं। बिकॉज मतलब बी राइट और नेसेसरी, ये बिकॉज से क्लेम मतलब जो स्ट्रिक है वो क्षणिक होता है। तो इस पूरे पैसेज के अगर हम एक्सप्रेशन की बात करें तो गांधी मेंशन दैट हिज डेफिनेशन ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन मैचेस विद दोज ऑफ डिवोटीज, जो भारत की जो सभ्यता है बहुत सारे आस्था प्रेमियों के साथ है ये जुड़ा हुआ है, जो लोग इसमें विश्वास रखते हैं। He thrown light upon the fact that humans are imperfect in every part of the world despite which civilization they belong to. कह रहे हैं कि जो लोग इस सभ्यता से नहीं जुड़े वो लोग इम्परफेक्ट होते जा रहे हैं। सो तीसरे देश की बात करें तो इंडिया however has a culture of uplifting man by making them aware about their morals values where the West tend to encourage wrong activity। भारत जो है अपने देश के नागरिकों को पुरुषों को उनको सभ्यता से जुड़े रखने की बात कर रहा है, लेकिन अगर हम दूसरे देश की बात करें तो दूसरे देश में ये सब चीज नहीं है, वो लोग असभ्यता को फैला रहे हैं। In the West, they do not believe in the presence of divine power, whereas India civilization based on belief in God। अगर पश्चिमी देशों की बात करें तो लोग इन सब चीजों में विश्वास नहीं रखते, लेकिन वहाँ के लोग अभी भी गॉड, उनकी आस्था में, उनके कर्मों पर विश्वास रखते हैं। बिलीव सो स्ट्रॉन्ग दैट इज कंपॉन्सनेट एंड रियल, इतना स्ट्रेट है कि लोग अभी भी इससे जुड़े हुए हैं और इसको सही मानते हैं। The believers have been compared to a child clinging to the mother's breast because every believer wants to be just as close to the ancient Indian civilization। जिसमें विश्वास करने वाले हैं वो लोग अभी भी इसमें इस प्रकार से विश्वास रखते हैं जैसे बच्चा अपनी माता पे विश्वास रखता है, चाहे वो खाना दे या जहर क्यों न दे। द सेम है, तो सिविलाइजेशन जो है लोगों के मोरल वैल्यूज और बाकी लाइफ में एक उनको कैसे सही काम करने चाहिए, उनके पाथ ऑफ ड्यूटी क्या होनी चाहिए, ये सब चीज को उजागर करता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 10th पैराग्राफ।
तो आई एम टू हेटर ऑफ द वेस्ट, आई एम नो हेटर ऑफ द वेस्ट। गांधी जी कहते हैं कि मुझे पश्चिमी देशों से कोई नफरत नहीं है। आई एम थैंकफुल टू द वेस्ट फॉर मेनी थिंग्स, और एक पश्चिमी देशों के लिए बहुत सारी चीजों के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। आई हैव लर्न फ्रॉम वेस्टर्न लिटरेचर, मतलब उनकी शिक्षा जो मिली है ये पश्चिमी देशों से, लंदन में रखी उन्होंने वकालत की थी। बट आई एम थैंकफुल टू मॉडर्न सिविलाइजेशन फॉर टीचिंग मी दैट इफ आई वांट टू इंडिया टू राइज टू फुलेस्ट हाइट, वो कह रहे हैं कि मैं मॉडर्न सिविलाइजेशन का भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करता हूँ कि भारत को एक अच्छे ऊंचाई पर ले जाने के लिए मदद कर रहा है। आई मस्ट टेल माय कंट्रीमैन फ्रैंकली दैट आफ्टर years and years of experience of modern civilization, I have learned one lesson from it, and that is that we must shun it all cost. वो कह रहे हैं कि जो भी मैंने पश्चिमी देशों से सीखा है, ये चीज सीखा है कि हमें अपने ही देश को आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए। उसके हर एक बूढ़े, चाहे आप डॉक्टर इंजीनियर, डॉक्टर इंजीनियर लॉयर जो भी है, अपने देश को आगे बढ़ाने के बारे में सोचें। कुछ वर्ड मीनिंग में देखते हैं। फ्रेंकली मतलब एकदम फ्रेंडली वे में बात करना, या डायरेक्ट मैनर, या इन ओपन वे। सन मतलब कीप अवे फ्रॉम। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन की बात करें इस पैराग्राफ की, तो गांधी clarifies that he does not hate the system or belief of the West। गांधी जी इस बात को क्लेरिफाई कर रहे हैं कि मुझे पश्चिमी देशों से कोई नफरत नहीं है, मुझे उनसे कोई भी पर्सनली बैर नहीं है। वो कह रहे हैं कि इंस्टेड ही इज ग्रेटफुल टू अ लॉट ऑफ थिंग्स। वो कह रहे हैं कि पश्चिमी देश को बहुत सारी चीजों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, बिकॉज ही हैड लर्न फ्रॉम द वेस्टर्न लिटरेचर, क्योंकि उनकी जो शिक्षा मिली है, उन्होंने जीवन में बहुत कुछ सीखा है, वेस्टर्न कल्चर से सीखा, वेस्टर्न लिटरेचर से सीखा है। Above all, he is most thankful to modernization for teaching him that if he truly wants India to reach its highest potential, और देखिए मॉडर्न सभ्यता में उन्होंने जो वकालत सीखे हैं कि भारत को हम कैसे ऊंचाई पे ले जा सकते हैं, ये उन्होंने सीखा है। The only advice that he can give Indians is to stay away from the Western practice। और भारतीय लोगों को यही एडवाइस देना चाहते हैं कि उनकी हर चीजों को कॉपी करने की जरूरत नहीं है। एंड at all costs, he mentioned that he is saying that after years of experience in the West, उनको बहुत सारे वेस्ट होने के एक्सपीरियंस के बाद ये पता चला है। नेक्स्ट है हम 11 पैराग्राफ पूरा हो गया, 12 पैराग्राफ, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 and 22, 23। उन सभी पैराग्राफ को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए इतना ही। इस चैप्टर में जो भी आपको डाउट होंगे इस वीडियो में, तो एक बार आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। और ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो एक बार अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। सो इसी वाणी के साथ विराम लेते हैं। जय हिंद।